जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। रोजाना की तरह हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज है उसे हम आज आपके समक्ष लेके आए हैं। आज हम 30 सितंबर की जो करंट है उसका बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। इस क्यूआर को आप स्कैन करेंगे तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ डाली जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आज गायत्री मंत्र का टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजना। बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है आपसे इसका समय पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। फिर आपसे इसका मॉडल पूछा जाएगा, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित थी और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करने का इसका लक्ष्य रखा गया। विकास दर का जो लक्ष्य है वो इसमें रखा गया कि हम 2.1% तक इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। लेकिन इसमें जो लक्ष्य हासिल किया वो 3.6% हासिल किया। तो ये सफल पंचवर्षीय योजना रही, यानी सफल रही ये पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें लक्ष्य 2.1% का रखा था और जो प्राप्त किया वो 3.6% का प्राप्त कर लिया था। क्लियर है। दूसरी बात करें यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो आप याद रखेंगे कि 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय है। ये 1956 में इसकी शुरुआत होती है और 1961 तक ये चलती है। इसका मॉडल आपसे पूछे तो ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें जो उद्देश्य रखा गया वो उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकीकरण इसका उद्देश्य रखा गया था और इसका जो विकास दर का लक्ष्य है वो 4.5% रखा गया था, लेकिन प्राप्त जो किया वो 4.26% प्राप्त इसमें कर लिया था। ठीक है। इसमें भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में खोला गया, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपका ये पश्चिम बंगाल में खोला गया था। ये तीन इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, एक छत्तीसगढ़ में, एक उड़ीसा में और एक पश्चिम बंगाल में। ठीक है। आगे बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका जो समय है वो 1961 से शुरू होके 1966 तक ये चली थी। समय बहुत महत्वपूर्ण है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो आप 1961 याद रखेंगे। इसके मॉडल की अगर हम बात करें तो जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल पे ये आधारित थी। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य है वो 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्त इसे सिर्फ 2.4% ही कर पाए थे। उसका एक बहज रीजन था, पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था 1965 में और चीन से 1962 में, इसलिए ये दो युद्ध इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुए थे। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई रही, तो इसे प्राप्त फिर नहीं कर पाए। 5.6% का लक्ष्य था, मात्र 2.4% तक ही हम प्राप्त कर पाए थे। क्लियर है। अगले की तरफ अगर बढ़ें तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय आपको याद रखना है कि 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना रही थी। मॉडल की बात करें तो ये अशोक रुद्र व एल.एस. माने मॉडल पे आधारित थी। इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा था और इसके जो विकास दर का इसमें लक्ष्य रखा गया वो 5.5 से 5.7% तक रखा गया था, लेकिन प्राप्त सिर्फ 3.3% ही हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि लक्ष्य रखा गया था
5.5 से 5.7% के बीच, लेकिन इसे प्राप्त सिर्फ और सिर्फ 3.3% ही कर पाए। क्लियर है। आगे बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1974 से 1979 तक का ये समय है इसका, तो इसको याद रखना है। मॉडल की अगर बात करें तो डीपी धर मॉडल पे ये आधारित थी और इसका जो लक्ष्य है वो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है, आपको ये उद्देश्य याद रखना है। ये काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अब बात कर लें विकास दर है उसका लक्ष्य कितना रखा गया था। विकास दर का लक्ष्य 4.4% रखा गया था और प्राप्त इसे जो किया था वो 4.8% किया था। तो ये भी सफल रही हमारी पंचवर्षीय योजना, ये भी सफल रही। ठीक है, इसमें आपको इसका ये मॉडल याद रखना है, समय याद रखना है और ये उद्देश्य तो जरूर ही याद रखना है। क्लियर है। अगले की तरफ इसमें हम बढ़ें तो अनवरत्न प्लान आया, जिसे रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। तो ये जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978-79 और 1979-80 में रोलिंग प्लान बनाया गया था। ठीक है, ये रोलिंग प्लान जो बनाया गया, अनवरत योजना के जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर गुन्नार मेडल को अनवरत योजना का जनक माना जाता है। भारत में इस रोलिंग प्लान को लागू किसने किया, तो डीटी लकड़वाला ने भारत में रोलिंग प्लान को लागू किया था। तो ये भी आपको यहां से याद रखना है। अब बात करें हम छठी पंचवर्षीय योजना की, तो इसका जो समय है वो आपका 1980 से 1985 तक का इसका समय है। किस मॉडल पे आधारित थी, तो आगत निर्गत मॉडल पे ये आधारित थी। इसका जो लक्ष्य रखा गया यानी जो उद्देश्य था वो रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था। विकास दर की इसमें आपसे बात करें तो विकास दर का जो लक्ष्य रखा वो 5.2% रखा और प्राप्त इसमें किया गया था वो 5.7% प्राप्त किया गया था। तो ये भी हमारी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सफल रहती है, ये भी हमारी पंचवर्षीय योजना सफल रहती है। अगले पे चलें। अगला है आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समय आपको याद रखना है कि 1985 से 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना रहती है। किस मॉडल पे ये आधारित थी, तो ये भी आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी। ये आगत निर्गत मॉडल क्या होता है, यह दीर्घकालीन विकास व उदारी मॉडल पे आधारित थी। इसका ये मतलब होता है आगत निर्गत मॉडल का। इसके लक्ष्य की आपसे बात करें तो आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय इसका उद्देश्य रखा गया था। आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। विकास दर की बात करें, विकास दर का लक्ष्य इसमें 5% रखा गया था और उसे प्राप्त जो किया गया था वो 6% प्राप्त कर लिया था। तो ये वाली भी हमारी सफल रहती है। ठीक है, इसमें नारा क्या दिया गया था, वो नारा आपको याद रखना है कि रोटी रोजी और उत्पादकता। रोटी रोजी और उत्पादकता इसमें नारा दिया गया, या भोजन काम और उत्पादकता, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये आपको नारा दे के पूछ सकता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, तो आप आंसर करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगले की बात करें आपसे, अगला है हमारा आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय आपको याद रखना है कि 1992 से 1997 के बीच आठवीं पंचवर्षीय योजना चलती है। मॉडल अगर इसका आपसे पूछे तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे ये आधारित थी। लक्ष्य जो इसका है मानव संसाधनों का विकास करना इसका उद्देश्य रखा गया और विकास दर के लक्ष्य की अगर बात करें तो 5.6% रखा गया था, लेकिन इसे प्राप्त कर लिया गया था 6.8%। तो ये वाली हमारी पंचवर्षीय योजना भी सफल रहती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ें तो अगला है हमारा नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना की समय की आपसे बात करें 1997 से 2002 का इसका समय है नौवीं पंचवर्षीय योजना का। बात करें इसके मॉडल की तो ये आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है।
इसका जो लक्ष्य या उद्देश्य रखा गया वो सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि इसका उद्देश्य रखा गया। विकास दर की आपसे बात करें तो विकास दर का लक्ष्य 6.5% और प्राप्त इसमें 5.4% ही कर पाए थे। तो जो लक्ष्य 9वीं पंचवर्षीय योजना का रखा गया था उसे प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय मेरा भाई 2002 से 2007 का है और मॉडल की अगर आपसे बात करें तो ये व्यापक आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है। इसके लक्ष्य आपसे पूछे कि किस उद्देश्य से 10वीं पंचवर्षीय योजना को लाया गया था, तो वो सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास, इस उद्देश्य के साथ इसे लाया गया। विकास दर की लक्ष्य की बात करें तो विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया वो 8% का रखा गया था, लेकिन हम प्राप्त इसे 7.6% ही कर पाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। आगे बात करें आपसे 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो समय है वो आपका 2007 से 2012 रखा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय। अच्छा, आपसे लक्ष्य की बात करें तो तीव्र व समावेशी निवास इसका लक्ष्य है। विकास दर जो है, विकास दर की आपसे बात करें कि योजना में 9% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसे घटाकर बाद में 8.1% कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन हम प्राप्त जो कर पाए थे वो सिर्फ हम लगभग 8% प्राप्त कर पाए थे। तो ये महत्वपूर्ण है कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य पहले 9% रखा गया था, लेकिन बाद में इसे घटा के 8.1% कर दिया। लेकिन फिर भी जो हम प्राप्त कर पाए वो लगभग 8% प्राप्त कर पाए थे। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं हम अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। इसका जो समय है 2012 से 2017 रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय। ठीक है, ये 2012 में आई थी और 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना रही थी। इसका जो लक्ष्य है वो तीव्र सतत व आर्थिक समावेशी विकास इसका लक्ष्य था। विकास की जो दर है वो दर का जो लक्ष्य रखा वो 9% रखा, लेकिन फिर इसे घटाकर 8.2% कर दिया, लेकिन पुनः इसे घटाया गया, पुनः घटाकर इसे 8% कर दिया गया। लेकिन जब प्राप्त करने की बात आए तो 6.7 से 6.9% ही हम सिर्फ प्राप्त कर पाए। तो हमें याद रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो वो लक्ष्य था वो 9% रखा गया था, लेकिन इसे पुनः घटा के 8.2% किया गया, लेकिन फिर इसे घटाया गया और फिर इसे 8% किया गया। लेकिन जब प्राप्त की बात आए तो इसे प्राप्त सिर्फ 6.7 से 6.9% ही प्राप्त कर पाए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसे 2 बार घटाया गया है लक्ष्य को, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रही हमारी आज की गायत्री मंत्र, जिसे आपको मैंने अपना 100% देकर बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। पिछली बार की क्लास की तरफ एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि गायत्री मंत्र का रिवीजन जो है वो आपको कैसा लगा है, और अगर इसमें आपको कोई सुधार कराना है, किसी सुधार की अगर गुंजाइश है तो आप मुझे बताएं, मैं उसे भी करने की कोशिश करूंगा कि अगर इसमें कोई सुधार की जरूरत है। तो अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की तरफ। जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जुकाम और बुखार कंटिन्यू 2-3 दिन से है, थोड़ा आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, बीच बाच में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। आज हम करंट अफेयर में जो हमारा 25 अक्टूबर का करंट अफेयर है उसका रिवीजन करने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीके से इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बाकी आज हम 25 अक्टूबर का बेहतरीन रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ की जो सूचना है, ये क्यूआर आप स्कैन कर लो। इस क्लास का जो पीपीटी पीडीएफ होता है, पीपीटी वाला, वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे डेली डाला जाता है, जिससे कि आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकें। बाकी अगर आपको डेली A4 साइज में चाहिए, डेली A4 साइज में चाहिए, उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, 9536761997। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर दें, फिर मैं आपको बता दूंगा। उसमें क्या होता है कि मंथली एक पेड ग्रुप बनाया हुआ है जो आपको ज्वाइन करना है। उसमें आपको डेली पीडीएफ डाली जाती है, A4 साइज पीडीएफ डाली जाती है, और महीने के अंत में पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिलेगी। तो आपका डबल बेनिफिट है, यानी डेली पीडीएफ मिलती है A4 में, और जिस दिन महीना ख़त्म होगा पूरे महीने की एक पीडीएफ आपको A4 साइज में दे दी जाएगी, जिससे कि आप प्रिंट करा के उसे अपने पास रख सकते हैं। बाकी जो पेड ग्रुप है उसे ज्वाइन करेंगे तो उसमें कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको यहाँ बता दूँ। पेड ग्रुप 29 रुपये आपको पे करने हैं एक महीने के लिए, 1 मंथ, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो अक्टूबर, पूरा अक्टूबर माह की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, पूरे अक्टूबर माह की पीडीएफ मिलेगी। और आपको 3 महीने की और मैं पीडीएफ फ्री दूंगा जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। कौन से 3 महीने हैं वो आप शायद मार्च, मई और जून, ये 3 महीने की फ्री में दूंगा। सितंबर महीने की जो वन लाइनर है वो आपको इसी में मिलेगी मात्र 29 रुपये, तो वो भी एक तरह से फ्री हो गई। तो ये उस ग्रुप से जुड़ने के फायदे हैं, ठीक है। और बाकी A4 साइज डेली आपको पीडीएफ उसमें मिलेगी ही मिलेगी, और महीने के अंत में आपको पीडीएफ मिलेगी। ये सारी सुविधाएं उस ग्रुप की हैं। 29 रुपये महीने, यानी 1 रुपये पर डे है, इसलिए कोई महंगा भी नहीं है। आप आसानी से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इतने सारे उससे फ़ायदे होने वाले हैं। एक बार फिर मैं यहाँ पे नंबर अच्छे से लिख दूँ, 9536761997। इस नंबर पे आप आराम से व्हाट्सअप मैसेज करके सारी जानकारी और पूरी डेमो वगैरह जो भी आपको देखना हो सब इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करें। हाल ही में WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 6वां स्थान मिला है। किसमें? WDMMA 2025 जो रैंकिंग हुई है, इसमें हमारी भारतीय वायुसेना जो है उसको वैश्विक स्तर पे 6वां स्थान मिला है। ये हमें याद रखना है। आगे इसमें बात करें कि चीन की वायुसेना, चीन की जो वायुसेना है उसे 7वां स्थान, और जो नल्ला पाकिस्तान है उसकी वायुसेना को 18वां स्थान इसमें मिला हुआ है। आगे जो और सूचकांक हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे नवाचार सूचकांक में आपसे भारत की रैंक पूछे तो 38वीं है, वहीं आपसे भुखमरी सूचकांक की रैंक पूछे तो 102वीं रैंक भारत की भुखमरी सूचकांक में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर भारत की रैंक पूछे तो 85वीं रैंक है। वहीं भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है? तो 96 भारत की रैंक भ्रष्टाचार में है। एसडीजी में भारत की रैंक आपसे पूछे तो एसडीजी में भारत की रैंक 99 है। क्लियर है? थोड़ी हमारी और छूट रही हैं, उन्हें भी कवर करते हैं। जैसे एचडीआई में आपसे पूछे, एचडीआई में 130 है। फिर आपसे खुशहाली में पूछे, खुशहाली में, तो खुशहाली में आप याद रखेंगे 118, और शांति में अगर पूछे तो शांति में 115 भी है, ठीक है। वहीं आपसे अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पूछे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 151 भी है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। क्लियर है? अगले की तरफ बढ़े। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो ये मानेसर हरियाणा में किया है। संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किसने किया है? तो ये भारत और यूरोपीय संघ ने मिलके, भारत और यूरोपीय संघ ने मिलके एक ड्रोन पर केंद्रित है पहला
संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है जो मानेसर हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है और ये भारत और यूरोपीय संघ ने मिलकर किया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता है? तो ये बराक ओबामा, इन्होंने तीसरा एमी पुरस्कार जीता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें इंदौर को शीर्ष स्थान मिला है। जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है 2025 में, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में जो हुआ है उसमें 10 लाख से जो अधिक जनसंख्या है उसमें इंदौर को शीर्ष स्थान मिला है। क्लियर है। अगले की बात करें, विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो आपके अभिमन्यु मिश्रा बने हैं सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। आगे बात करें, हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो ये तुवालू इसका 90वां सदस्य बना है। IUCN को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कहते हैं IUCN को हिंदी में। अक्टूबर 2025 में जो IUCN की बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये अबू धाबी में हुई है। और IUCN का 90वां जो सदस्य बना है वो आपका तुवालू बना है। ठीक है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश के खुर्जा में दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क प्रारंभ करने की घोषणा हुई है। वहीं भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन आपसे पूछ ले तो ये अबू धाबी में हुआ है, भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये शांता रंगास्वामी भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान हेड कौन हैं? ये आप हमें बताएंगे, ये आप लोग बताएं। ये बताएं लिखा है ना, इसका आप आंसर समझें, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन है। बात करें बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय में शामिल भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर पिंकी आनंद भारत की पहली महिला न्यायाधीश हैं। वहीं 44वीं RTS परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये चोलपोन आता में आयोजित हुई है। 44वीं SCO RTS परिषद की बैठक 100% आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 44वीं SCO RTS परिषद की बैठक चोलपोन आता में हुई है। आगे इसमें बात करें कि चर्चा में रही संभव प्रणाली का संबंध किससे है? तो ये भारतीय सेना से संबंधित है संभव प्रणाली। वहीं AI एंकर अंकिता किसने लॉन्च की है? तो ये असम सरकार ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। किस राज्य ने? तो ये असम ने लॉन्च किया है। हाल ही में पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन किसने विकसित की है? तो ये भारत ने विकसित की है। आपसे पूछे विश्व की पहली एंटीबायोटिक तो वो थी पेनिसिलिन, और इसकी खोज अगर पूछे तो फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। तो विश्व की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है जिसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। विश्व का पहला टीका आपसे पूछे तो आप चेचक याद रखेंगे, और चेचक के टीके की जो खोज है वो एडवर्ड जेनर ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो विश्व की पहली एंटीबायोटिक वो आपकी पेनिसिलिन है, और इसकी खोज पूछ ले तो फ्लेमिंगो ने इनकी खोज की थी। वहीं विश्व का पहला टीका पूछे तो पहला टीका विश्व का चेचक का बना था, और इस टीके की जो खोज है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। क्लियर है। आगे आपसे इसमें बात करें कि इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये HAL के साथ इसरो ने समझौता किया है। वहीं डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध आपसे पूछे तो अनुपम खेर से संबंधित है ये पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस। हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने
सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारतीय टीम ने सिल्वर पदक जीता है। जो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम है उसने सुल्तान जोहर कप फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है। तो उपविजेता इसका भारत रहा, जाहिर सी बात है, सिल्वर जीता है तो ये उपविजेता रहा है। अगर इसमें विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त कर दिया है। इसमें बात करें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका दुबई में किया है। तो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन दुबई में कर दिया है। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार की बात करें तो ये मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू की है? तो ये इंग्लैंड के साथ मिलकर रामानुजन रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत की है भारत सरकार ने, जो युवा भारतीय वैज्ञानिक हैं उन लोगों के लिए। यूके के वर्तमान पीएम आपसे पूछे तो कीयर स्टारमर वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। वहीं भारत ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफॉल्सीवैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। इस वैक्सीन का संबंध किससे है? तो ये मलेरिया की वैक्सीन है। कौन सी? एडफॉल्सीवैक्स जो वैक्सीन है, वैक्सीन एडफॉल्सीवैक्स जो है ये आपकी मलेरिया की वैक्सीन है, ये आपको याद रखना है। अगले की आपसे बात करें, भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को कहां कमीशन किया है? तो ये आपका गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को कमीशन किया है। वहीं हाल ही में लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जैस्मीन ने 57 केजी भार में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया गया है। डॉक्टर साल की जयंती पे मनाया जाता है। अगर आपसे इसकी थीम पूछ ले तो पोलियो का अंत इसकी थीम है। थीम क्या है? पोलियो का अंत। वैरावी सेरांग रेल लिंक से किसे पहला रेलवे संपर्क मिला है? तो ये मिजोरम को पहला रेलवे संपर्क मिला है। वहीं चर्चा में रही जीवनी विलीवर्स डिलेमा का संबंध आपसे पूछे, अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है विलीवर्स डिलेमा, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? आप याद रखेंगे कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 मनाया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा है? तो ये आपका INS माहे पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। विश्व नदी दिवस की आपसे बात करें 28 सितंबर और विश्व रेबीज दिवस की बात करें तो ये भी 28 सितंबर। इन दोनों को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इससे। 28 सितंबर को 2 दिवस हैं, एक विश्व नदी दिवस और एक विश्व रेबीज दिवस। आगे बात करें, अहमदनगर का नया नाम आपसे पूछे तो आप अहिल्या नगर इसका नया नाम हो चुका है। और इग्नू की पहली जो महिला कुलपति हैं उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बन चुकी हैं। बात करें अजय वॉरियर अभ्यास की तो ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अजय वॉरियर अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में कोल इंडिया ने सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये IIT मद्रास के साथ कोल इंडिया ने समझौता किया है। किसके लिए? सतत ऊर्जा केंद्र को स्थापित करने के लिए। बात करें, हाल ही में RBI ने किनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी कर दिया है।
आगे पूछे, हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया है? तो ये नमो भारत है, उसने ये हासिल किया है। ये भारत की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन बन चुकी है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। वहीं महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उपविजेता कौन है? तो भारत इसका उपविजेता रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 मनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 मिला है? तो ये सुनील अमृत को ये पुरस्कार मिला। फिर आपसे बात करें कि शांति का नोबेल मारिया कोरेना को मिला है। और अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की पूछे तो वानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो हार्ट लैम्प इनका उपन्यास था, उसके लिए दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। वृक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर बात करें तो अबू सुफियान को दिया गया है। और ये रूस के निवासी हैं अबू सुफियान, इन्हें वृक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें, भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया गया है? तो ये एंड्रोथ को इसमें शामिल किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ तक क्लास में रहे हैं तो आपको पक्का ये क्लास पसंद आई है। तो आपसे मेरी एक प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उनका लिंक आपको सबसे पहले मिले। यहाँ तक आके अगर आप क्लास देख रहे हैं तो पक्का आपको इससे फ़ायदा तो हुआ ही है, आपके समय की बचत भी हुई है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लास्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके राज शुक्ला। कौन लेखक हैं? राज शुक्ला। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन, ये नल्ला अपने पास करने की बोल रहा है। और ये 2027 में एससीओ का जो शिखर सम्मेलन है वो नल्ला के यहाँ पे होने वाला है। आगे बात करें, उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो ये वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। वहीं आगे बात करें तर्कस अभ्यास की। तर्कस अभ्यास आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है तर्कस अभ्यास। तो ये रही हमारी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई है। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही कंटिन्यू आपकी कम समय में और बेहतर रिवीजन करा सकूं, कम समय में बेहतर रिवीजन में आपका करा सकूं। इसके लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें। बाकी शुरुआत में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया था, उसे ज्वाइन आप करेंगे तो आपको सीधा का सीधा वो उसको स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे इस क्लास की पीडीएफ, यही सेम पीडीएफ डाल दी जाती है जिससे कि आप बाद में भी रिवीजन कर सकें। अगर आपको A4 साइज वाली पीडीएफ चाहिए उसकी सूचना मैं दे चुका हूँ, दोबारा नहीं दूंगा, क्लास के शुरुआत में है तो आप वो देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नए कंटेंट के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।